हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। साथ ही साथ वीडियो देखने बैठ गए होंगे और बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर आपको हर एक विषय के वीडियो देखना है, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम पास नहीं करना है। यहां पर आप आए हैं 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और 100% शिक्षा जब फ्री है सो प्लीज 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 बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियोस देखिए, ताकि आपको सार्थक या जो वीडियो आप देख रहे हैं वो फलीभूत हो सके। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक का 12वां मीन्स गद्य खंड का अंतिम पाठ शुरू कर दिया है, जो लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। पाठ का नाम है शिक्षा में हेरफेर। शिक्षा में हेरफेर में क्या पढ़ा हमने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा की जो स्थिति है या वास्तविकता है उसको हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है कि जब ये पाठ लिखा गया था या जब ये रचना की गई थी तो उस समय शिक्षा में क्या कमियां थी, या कुछ कमियां आज भी हैं या परिवर्तन हुआ है, वो सब कुछ हम जान चुके हैं। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से प्रीवियस चैप्टर देखा है जिसमें व्याख्या थी। अब हम चलते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ। जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं उन सब को शामिल किए गए हैं यहां पर। तो बने रहिएगा मेरे साथ पहले से आखिरी प्रश्न तक, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको और उनको अपना सको अपने जीवन में। पहला प्रश्न, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों का मन बढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है कि जो कम से कम जरूरी है वहीं तक शिक्षा को सीमित किया गया तो बच्चों के मन की वृद्धि नहीं हो सकेगी। आवश्यक शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता के पाठ को भी पिलाना होगा या पाठ को भी पढ़ाना होगा, अन्यथा बच्चे की चेतना का विकास नहीं होगा। तो जो शिक्षा है या किताबी जो पाठ है, कविताएं हैं या जो भी रचना है, उसके साथ साथ उनको स्वतंत्र रूप से भी छोड़ना होगा, उनकी रुचियों को भी जानना होगा, उनको समझाने से पहले उनको समझना होगा, तब जाकर उनके मन की वृद्धि हो सकेगी। अगला प्रश्न, आयु बढ़ने पर भी वृद्धि की दृष्टि में वह सदा बालक ही रहेगा? कैसे? आयु तो बढ़ रही है, कक्षा में भी बढ़ रहा है, प्रमोट भी हो रहा है, फिर वह बालक ही कैसे रहेगा बुद्धि की दृष्टि से? यह प्रश्न कैसा है भाई? सुनो, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहां बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है कि आवश्यक शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता का पाठ भी सिखाया जाना चाहिए, वरना आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि से वह सदा बालक ही रहेगा। यदि शिक्षा के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे स्वाधीनता का पाठ नहीं सिखाया गया, जीवन मूल्यों से या वास्तविकता से परिचय नहीं करवाया गया, तो उसकी बुद्धि या चेतना सीमित हो जाएगी। वो उम्र में तो बढ़ जाएगा लेकिन बुद्धि से उसका विकास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की पुस्तक दिखाई पड़ती है तो वो फौरन क्यों छीन ली जाती है? कोई भी बच्चा यदि मनोरंजन की किताब लेकर बैठा है तो तुरंत उससे छीन लिया जाता है, क्यों? इसका क्या परिणाम होगा? क्यों ऐसा किया जाता है? उपर्युक्त प्रश्न के आलोक में विद्वान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया है कि बच्चे, जो हमारे बच्चों को व्याकरण, शब्दकोश, भूगोल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। उनके भाग्य में अन्य पुस्तकें है ही नहीं, आप तो बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि परीक्षा इन्हीं में से पूछी जाएगी और उसी में आप अव्वल आना है। जब किताबी ज्ञान के आधार पर यदि जीवन तय होता तो जो बहुत अधिक पढ़ चुके हैं, जिनके पास कई डिग्रीज हैं, वो तो आज बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक अपना जीवन जी रहे होते। परंतु ऐसा नहीं है कि जिनके पास डिग्रीज है वो बहुत खुश हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही जीवन की कला में पारंगत नहीं हुआ जा सकता। तो विद्यालय शिक्षा अर्थात शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव हों, ऐसे सुधार हों, जिससे विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान को भी अपने मन में संवार सके और आने वाले भविष्य में वो अपने आप को समाज में एक सम्मानीय व्यक्ति भी बना सके। दूसरे देश के बालक जिस आयु में अपने नए दांतों से बड़े आनंद के साथ गन्ने चबाते हैं, उसी आयु में हमारे बच्चे स्कूल की बेंच पर अपनी पतली टांगों को हिलाते हुए मास्टर की बातें हजम करते हैं। ये पढ़ो वो पढ़ो, ये याद करके आओ वो याद करके आओ, ये सुनोगे वो सुनेंगे। सिर्फ रट्टू तोता बना दिया जाता है। क्यों? क्या करना चाहिए?
उनके अपने विचारों को भी कक्षा में प्राथमिकता देनी चाहिए। विभिन्न भाषा भाषी विद्यार्थी कक्षा में रहते हैं, सबके विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो एक दूसरे से भी सीखते हैं, क्योंकि एक ही घर का या एक ही परिवार का स्टूडेंट तो है नहीं, कितने परिवारों से, कितने सारे कहां से जगह एक कक्षा में आ रहे हैं, मतलब वो भी एक समाज का ही रूप है। यदि उनके विचारों को सोचा, जाना, समझा जाए, सुना जाए तो बहुत कुछ विकास हो सकता है। उसके साथ उन्हें बहुत सारा कुछ सुनना भी पड़ता है और ये सब झेलना पड़ता है। साहित्यकार ने मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए कहा है कि इससे उनकी मानसिक पाचन शक्ति का ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाती है मानसिक शक्ति। जिस तरह भारत की संतानों का शरीर उपयुक्त आहार और खेल कूद के अभाव से कमजोर रहता है, उसी तरह से उनके मन का भी परिणत रह जाती है जो शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता, आपकी समझ से इसकी क्या वजह होती है कि खेल कूद मनोरंजन को क्यों दूर रखा जाता है? क्यों उनको एक ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि खेल कूद, आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, ये सब आप जब करोगे जब परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, परीक्षा आते ही सिर्फ किताब 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 ही कीड़ा बना दिया जाता है? क्यों? देखिए, सुनते हैं क्यों आनंद का स्थान नहीं है। मेरी समझ से साहित्यकार ने बड़ी ही विलक्षण उदाहरण देते हुए बताया है कि हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से ही भरता है, लेकिन भोजन का ठीक से हजम करने के लिए हवा तो आवश्यक है ना। क्या बात कही है कि हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से भरता है, लेकिन भोजन को पचाने के लिए हवा तो चाहिए, जीवन जीने के लिए हवा की तो जरूरत है। वैसे ही एक शिक्षा पुस्तक को अच्छी तरह पचाने के लिए बहुत सी पाठ्य सामग्री की जरूरत होती है। आनंद के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति भी अलक्षित रूप से बढ़ती है। जब मन अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर उसको अच्छे से समझ में भी आएगा। जब फिजिकली फिट रहेगा, मानसिक रूप से एकदम तनाव मुक्त रहेगा, तो वो बहुत अच्छे से ग्रहण भी कर पाएगा। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति और चिंतन शक्ति भी सबल होती है, बढ़ती है। अगला प्रश्न, हमारे बच्चे जब विदेशी भाषा पढ़ते हैं तब उनके मन में कोई स्मृति जागृत क्यों नहीं होती? कोई स्मृति जागृत क्यों नहीं होती जब वो विदेशी भाषा पढ़ते हैं? मनीषी मतलब विद्वान, ज्ञानी, क्योंकि ना केवल रविंद्रनाथ टैगोर जी साहित्यकार या लेखक ही हैं, बल्कि वे कवि भी हैं। मनीषी मतलब विद्वान भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उपर्युक्त प्रश्न के आलोक में कहा है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई तालमेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। भाव पक्ष और विषय प्रसंग भी विदेशी बात है। शुरू से आखिर तक सभी चीजें अपरिचित होती हैं, इसलिए धारणा उत्पन्न होने से पहले ही हम रटना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ हाँ ऐसा ही करना है, ऐसा ही पढ़ना है, रटना शुरू कर दिया। फल वही होता है जो बिना चबाया हुआ अन्न निगलने से होता है। शायद बच्चों को किसी रीडर में HAY मेकिंग का वर्णन है, ठीक है, हे मेकिंग का वर्णन है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि आपको भूसे का निर्माण करना है, आपको फसल बनाना है या पौधा लगाना है, तो इसको ये करना होगा। उसको प्रैक्टिकली नहीं बताएंगे कि वहाँ जाइए, वहाँ बीज लगाइए, वहाँ पौधा होगा, पौधे को, फसल को काटा जाएगा, ये होगा वो होगा। अंग्रेजी बालकों के लिए एक सुपरिचित चीज़ है और उन्हें इस वर्णन में आनंद मिलता है। स्नोबॉल से खेलते हुए चार्ली का कैटी से कैसे झगड़ा था, यह भी अंग्रेजी बच्चे के लिए कथलजनक घटना है। लेकिन हमारे बच्चे जब विदेशी भाषा में ये पढ़ते हैं तब उनके मन में कोई स्मृति जागृति नहीं होती, वो तो रटते हैं कि हाउ टू मेक हे कैसे करेंगे, या वो रटने लगते हैं, क्योंकि उससे जुड़े हुए चित्र या उससे कोरिलेट वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज का अनुभव नहीं किया है। यदि उसी बात को अच्छे से समझा कर उनको बताया जाए तो वो हमेशा याद रखेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके सामने कोई चित्र प्रस्तुति नहीं होता, कोई इमेजिनेशन ही नहीं होता, कोई कल्पना ही नहीं कर पाते हैं वो, और अंधभाव से उसका मन बस अर्थ को टटोलता रह जाता है और वो रट्टू तोता बन जाता है कि एज इट इज आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा
और हमारी हिंदी में सामंजस्य नहीं होने के कारणों का उल्लेख करिए। अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा क्यों सामंजस्य नहीं है, क्या इनमें भिन्नताएं हैं, ये जानना है। साहित्यकार ने उपर्युक्त प्रश्न के आलोक में गहरी अनुभूति का अध्ययन करके हमें बताया है कि अंग्रेजी और हिंदी में सामंजस्य क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं जो अंग्रेजी भाषा, भाव, आचार, व्यवहार, साहित्य किसी से भी परिचित होते हैं और उनके हाथों में हमारा अंग्रेजी के साथ प्रथम परिचय होता है। वे ना तो स्वदेशी भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, ना ही अंग्रेजी की भाषा के बारे में। तो फिर वो जब स्वयं नहीं जानते हैं तो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे। वे बच्चों को पढ़ाने की तुलना में मन बहलाते हैं बस कि ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि जिस बात का ज्ञान हमें नहीं होता उस बात को पुख्ता तरीके से हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। ना तो उसमें आत्मविश्वास की भावना होगी और ना हम आंखों से आंखें मिलाकर उसको समझा पाएंगे। जब हमें किसी बात की संपूर्ण जानकारी होती है तो हम किसी के भी समक्ष आत्मविश्वास से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। साहित्यकार का कथन है कि यदि बालक केवल एक ही संस्कृति में रहते तो उनकी बाल्य प्रकृति को तृप्ति मिलती, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही है। लेकिन वे अंग्रेजी पढ़ने के प्रयास में ना तो सीखते हैं, ना खेलते हैं, ना प्रकृति के सत्य में प्रवेश करते हैं, ना ही उन्हें अवकाश मिलता है। साहित्य के कल्पना राज का द्वार उनके लिए अवरुद्ध हो जाता है। मतलब अब वो क्या करें। लेखक के विदेशी भाषा के व्याकरण और शब्दकोश में जिसमें जीवन नहीं, आनंद नहीं, अवकाश नहीं, नवीनता नहीं, मनोरंजन नहीं, जहां हिलने डुलने तक का स्थान नहीं, चुपचाप बैठो, ऐसी शिक्षा की शुष्क, सूखापन, नीरस, कठोर संकीर्णता में बालक कमी, मानसिक शक्ति, चित्र का प्रचार प्रसार, चरित्र की बलिष्ठता प्राप्त कैसे कर सकता है? नहीं हो सकता। लेखक ने अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में सामंजस्य नहीं होने के अनेक कारणों को गिनाया है जो कि एकदम सटीक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रकृति के स्वराज में पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? उन्होंने क्या कहा है कि जो भी, जैसे अंग्रेजी में जो टॉपिक है, हिंदी में उसको कहते हैं विषय वस्तु। मुझे अपने एक प्रोफेसर बहुत याद आ रहे हैं कि जब ड्यूरिंग बीएड, जब मैं बीएड कर रही थी रीजनल कॉलेज से, तो उस समय बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पढ़ाया कि विषय वस्तु अर्थात टॉपिक, तो विषय कहाँ है? हमारे हाथ में है, लेकिन वस्तु कहाँ है? बाहर है। जब तक हम विषय को वस्तु के साथ जोड़कर शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे तब तक हमें विषय और वस्तु के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। यदि सिर्फ हम विषय में ही वस्तु को खोजेंगे तो कैसे हमें अनुभव होगा कि ये क्या है, क्या किया जाता है। जैसे लिखा है कि बीज लगाने से पौधा बढ़ता है, उत्पन्न होता है और सूर्य की किरणों के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये पढ़ लीजिए। अब बच्चे को पता ही नहीं कि बीज कहाँ लगता है, कैसे लगाया जाता है, क्या उसकी देखरेख की जाती है, तब वो पौधा बनता है, उसके बाद वो वृक्ष होता है, और उसको रटने को बोल दिया। और यदि यही बात प्रैक्टिकलिटी के साथ या बिल्कुल अनुभव के साथ उनके साथ साझा की जाती तो वो कभी भूलते ही नहीं। तो विषय हमारे हाथ में है किताब, लेकिन वस्तु तो बाहर है ना। तो विषय को वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि यदि बच्चों को मनुष्य बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ये ढांचा, ये शरीर, हाथ पैर, ये सब लेकर ही मनुष्य नहीं है। जब तक हमारे अंदर समझदारी, बुद्धिमत्ता, मानवता, मनुष्यता नहीं है तब तक हम मनुष्य नहीं कहला सकते। तो उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को मनुष्य बनाना है तो यह क्रिया बाल्यकाल से ही आरंभ हो जानी चाहिए। शैशव काल मतलब शिशु अवस्था से ही केवल स्मरण शक्ति पर बल ना देकर याद करो याद करो याद करो, सिर्फ इस पर ही बल ना दिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ चिंतन शक्ति, सोचने की शक्ति और कल्पनाशीलता पर भी ध्यान दिया जाए। हमारी नीरस मतलब जिसमें रच ना हो, रस ना हो, रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, हमारी नीरस शिक्षा में जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है। क्यों शिक्षा बोरिंग हो जाती है भाई? क्योंकि उसमें अब बच्चा कैसे इंटरेस्ट लाए? फिर अच्छे से बैठो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से सुनो। क्यों सुनेगा कोई जब तक उसका मन नहीं लगेगा? उसका कोरिलेशन भी तो होना चाहिए। हम बालक अवस्था से किशोर अवस्था में और किशोर से यौवन में प्रवेश करते हैं शुष्क ज्ञापन का बोझ लेकर। बस रट लिया है, याद कर लिया है,
क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पता। सरस्वती के साम्राज्य में हम मजदूरी ही करते रहते हैं। भले ही हम बहुत, ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया ना कि ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत अधिक किताबें पढ़ चुके हैं या बहुत सारी डिग्रीज जिन्होंने प्राप्त कर ली हैं वो सफल हो गए होंगे। क्यों? कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी के कारण। तो सरस्वती के साम्राज्य में हम मजबूरी ही करते हैं, मनुष्यत्व का विकास नहीं हो पाता। प्रकृति के स्वराज में पहुंचने के लिए लेखक ने रहन सहन, संस्कृति, आचार विचार, घर गृहस्थी इत्यादि बातों का समुचित ज्ञान होना आवश्यक बताया है। अर्थात ना केवल हम सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रहें, बल्कि कैसे रहा जा सकता है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, घर गृहस्थी किस तरह से चलाई जा सकती है, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित कैसे किया जा सकता है, ये सभी बातें भी शिक्षा में शामिल होनी चाहिए, ताकि बाल्य अवस्था से ही, जब शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से युवावस्था में जब वो प्रवेश करे, तो हर एक स्थिति या हर एक स्टेज या हर एक जो अवस्था है उसके बारे में वो सही जानकारी प्राप्त कर सके, और जब वो समाज का एक हिस्सा बने तो उसको सब कुछ पता हो। जब सब कुछ पता होगा तो वो एकदम शून्य नहीं रहेगा, किताबी कीड़ा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, या तो वो अपने आप को किसी ऐसे कार्य में घुसा लेगा या डुबा लेगा जिसमें वो वहीं तक सीमित रह जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रकृति के स्वराज में पहुंचकर आनंद ले सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही भटकते रहेंगे और सरस्वती के साम्राज्य में मजदूरी ही करते रहेंगे। मां सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है ना। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। कैसे? शिक्षा से। तो हमें शिक्षा में ही बदलाव लाना होगा, तब जाकर कुछ नवीनता आएगी। अगला प्रश्न है, जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? जीवन यात्रा, क्या सिर्फ किताबी ज्ञान के माध्यम से जीवन यात्रा को सही से पूरा किया जा सकता है? जीवन यात्रा में आनंद के साथ अपने सभी जो अवस्थाएं हैं, बचपन, युवावस्था, किशोर अवस्था या बुढ़ापा, वो सब आनंद से उठाया जा सकता है? नो वे, बिल्कुल नहीं। जब तक हम विषय के साथ वस्तु को नहीं जानेंगे, जब तक हम जीवन जीने के सही तरीकों के बारे में नहीं जानेंगे, किताबी ज्ञान हमें समाज में रहने योग्य नहीं बना सकता। केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। तो जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? साहित्यकार ने बड़ा ही सुंदर और सटीक उदाहरण देते हुए बताया है कि बाल्यकाल से ही यदि भाषा शिक्षा के साथ भाव शिक्षा की भी व्यवस्था हो, मतलब भाषा शिक्षा जो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उसके साथ भाव को भी जोड़ा जाए, विषय के साथ वस्तु को भी जोड़ा जाए, उसको प्रैक्टिकल करवाया जाए, उसके साथ जो आप पढ़ा रहे हैं उसको एकदम कोरिलेट करके बताया जाए। कैसे नहीं इंटरेस्ट होगा? जरूर इंटरेस्ट जागेगा। तो उसके साथ व्यवस्था हो, तो भाव के साथ समस्त जीवन यात्रा नियमित हो, तभी हमारे जीवन में यथार्थ सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हमारा व्यवहार तभी सहज और मानवीय व्यवहार हो सकता है, और प्रत्येक विषय में उचित परिमाण की रक्षा भी हो सकती है। जिस भाव से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके अनुकूल हमारी शिक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो रट्टू तोता बनाना है, ये पढ़ो, ये याद करो। यदि उसको समझा कर बताया जाए तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। हमारे समाज की सारी सभ्यता, संस्कृति उस शिक्षा में नहीं है। चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं। यदि कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति शामिल होगी तो बालक, शिशु, किशोर, युवा सब अपने जीवन को बड़े अच्छे से बिता सकते हैं, अपनी जीवन यात्रा को फलीभूत कर सकते हैं। इसीलिए जब तक हमारी शिक्षा में उच्च आदर्श, वैल्यूज, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज, जीवन के कार्यकलाप, आकाश और पृथ्वी, निर्मल प्रभात और सुंदर संध्या, परिपूर्ण खेत और देश लक्ष्मी, स्रोत सतमी का संगीत उस साहित्य में ध्वनित नहीं होगा, तब तक जीवन यात्रा सफल संपन्न नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ विदेशी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के ज्ञान से ही क्या माने जाता है? अरे वो अंग्रेजी या दूसरी भाषा बोलते, अरे वाह 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 वाह। अरे भाई, क्या भाषा बोलने से कोई ज्ञानी हो जाता है? जिसने जैसे आप किसी को कह दिया जाए कि अरे मैं तो छुट्टियों में वहां गया था, मैं वहां गया था, मैंने आकाश की सैर की, सब कहेंगे हैं
वाह, तुम छुट्टियों में वहां गए थे। एक बेचारा चुपचाप से गांव का बच्चा बैठा होगा, अब वो तो गया नहीं होगा, तो वो अपने आप में हीन भावना का अनुभव करेगा कि ओ देखो ना, ये छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। किसने उसको हीन बना दिया? खुद ने। बात शुरू हुई ना कि हमें अपना सम्मान, अपना मान अपने आप से शुरू करना होगा। कह दो ना, मैंने खेत खलियान देखे हैं, उनका मैंने अनुभव किया है, क्या तुमने किया है? अब वो कहेंगे अरे यार हम तो नहीं गए, बस बन गई अपनी बात। तो जो भी विषय है, वस्तु को जोड़कर हर एक के बारे में, आकाश, पृथ्वी, पंच तत्व क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, खेत खलियानों की आवश्यकता क्या है, हर एक कर्मचारी की आवश्यकता क्या है, हर एक व्यक्ति का मूल्य क्या है। जो पढ़ लिख जाते हैं, जो सूट वूट में रहते हैं बच्चे, उनको नमस्कार करते हैं या विश करते हैं, लेकिन जो 4th ग्रेड के कर्मचारी रहते हैं उनकी तरफ वो देखते भी नहीं, उनसे कुछ भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो नहीं सिखाया गया है कि व्यक्ति का सम्मान करना है, ना कि उसके पद का, और व्यक्ति का सम्मान अर्थात उसके मूल्यों का सम्मान। तो सम्मान और डर में भी बहुत अंतर होता है। व्यक्ति अर्थात बालक को शिक्षा इस तरह से देनी चाहिए जिसमें आकाश, पृथ्वी, सुबह, सुंदरता, खेत खलियान सब कुछ शामिल हो। फिर देखिए क्या तो आनंद होगा, क्या तो समाज होगा, और क्या तो राष्ट्र होगा। सच में ऐसे समाज और राष्ट्र की कल्पना करके ही मन गदगद हो रहा है, एकदम प्रसन्नचित हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीतिमय शिक्षा का क्या अभिप्राय है? रीतिमय शिक्षा, इसका अर्थ क्या है? साहित्यकार ने बड़े ही रोचक ढंग से रीतिमय शिक्षा के संबंध में बताया है कि संग्रहणीय वस्तु हाथ आते ही उसका उपयोग जानना। मतलब जो भी वस्तु हाथ आई, क्या करेंगे इसका? किताब आई, क्या करेंगे इसका? कोई वस्तु देखी, ये क्या है? आपने देखा हो ना, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी उठा लेंगे, ये क्या है, इसका क्या करते हैं, और हम डांट करो चुप, तुम्हें नहीं मतलब, अभी चुप रहो। क्यों? बताइए ना। उनके मन में जो प्रश्न उपज रहे हैं उनका उत्तर दीजिए, उनकी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो साहित्यकार ने बड़े ही रोचक ढंग से रीतिमय शिक्षा के संबंध में बताया है कि संग्रहणीय वस्तु हाथ में आते ही उसका उपयोग जानना, उसका प्रकृत परिचय प्राप्त करना और जीवन के साथ ही साथ आश्रय स्थल बनाते जाना, यही है रीतिमय शिक्षा, जिसमें बोलना, रहना, सुनना, समझना, तालमेल स्थापित करना, मतलब रीति, विधि, विधान, मतलब किस तरीके से हमें शिक्षा, किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, वही है रीति शिक्षा। ठीक है? इसलिए यदि बच्चों को मनुष्य बनाना है तो केवल स्मरण शक्ति पर बल ही नहीं दिया जाना चाहिए, उसके साथ साथ चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति पर भी बल देना आवश्यक होगा। स्वाधीन रूप से परिचालित करने का भी अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए, तब जाकर वे समाज में अपने आप की एक जगह बना पाएंगे और सम्मान प्राप्त भी कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से सफलता मिल गई, यदि किताबी ज्ञान के आधार पर कोई बड़े पद पर बैठ गया, तो वो समाज का नियम, रीति, कानून सही से नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी समस्या आएगी वो किताब खोलेगा, अच्छा इसका क्या, ओ हो अच्छा ऐसा करना है। अरे भाई, किताबों से जीवन नहीं चलता है, सिर्फ जीवन के कई अनुभव है, कब कौन से पल पर क्या आ जाए कुछ नहीं सोच सकते हैं। किताबों में हर चीज नहीं है, वास्तविकता से गुजरना होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास किन परिस्थितियों में करते हैं? देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास करते हैं। शिक्षा जीवन का मजाक उड़ाती है तो जीवन शिक्षा का मजाक उड़ाता है। क्यों? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होता है। लेखक ने उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में हमें बहुत ही बहुमूल्य तथ्यों की ओर इशारा किया है। जैसे हमारी नीरस शिक्षा में बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है, जिसमें कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, बस पढ़े जाओ, नींद आ रही है, सोए जा रहे हैं, उठो और स्टिक के साथ चलेगा स्टूडेंट के, पढ़ो, याद करके सुनाओ। क्यों भाई? कहने की जरूरत ही नहीं है कि ध्यान से सुनो। अब यहां बात अलग है कि मैं आपसे कहती हूं कि ध्यान से देखिए, क्योंकि आप में और हम में दूरी है, इसलिए मैं कहती हूं प्लीज 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 ध्यान दीजिए। ठीक है? तो यहां पर जैसे हमारी नीरस शिक्षा में बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है, 20-22 वर्ष की आयु तक हमें जो शिक्षा मिलती है उसका हमारे जीवन से रासायनिक मिश्रण ही नहीं हो पाता। इससे हमारे मन को एक अजीब सा आकार मिलता है, अजीब सा। शिक्षा से हमें जो विचार और भाव मिलते हैं उनमें से कुछ को तो लेई से जोड़कर हम सुरक्षित रखते हैं। लेई समझते हो? जैसे अब तो ग्लू आ गई है, फेविकॉल वगैरह आ गई है, पहले लेई होती थी। अब आपको पता है लेई किसे कहते हैं? किसे पता है? किसको पता है लेई किसे कहते हैं?
ये आटे को, आटा रहता ना हमारा, उसको घोल कर पानी में और थोड़ा सा आंच पर रखते हैं, आग की आंच पर रखते हैं, और फिर उससे कुछ भी चिपकाया जाता है तो मजबूत जोड़ हो जाता है, उसको लेई कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा से हमें जो विचार और भाव मिलते हैं उनमें से कुछ को तो लेई से जोड़कर हम सुरक्षित रख लेते हैं और बचे हुए कालक्रम से हम झड़ जाते हैं। क्यों? यही हो रहा है जीवन में। बर्बर जातियों के लोग शरीर पर रंग लगाकर या शरीर के विभिन्न अंगों को गोद कर गर्व का अनुभव करते हैं। हम देखो, हमारी पहचान, हम बॉडी बिल्डर हैं, जिम जाते हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, और मानसिक स्थिति में देखा जाए तो शून्य। फिर क्या मतलब हुआ? जिससे उनके स्वाभाविक स्वास्थ्य की उज्ज्वलता, लावण्य छिप जाते हैं। उसी तरह हम भी अपनी विलायती विद्या का लेप लगाकर दंभ करते हैं कि देखो, हमने दूसरी भाषा में, हमें बोलना आता है। लोग भी कहते हैं, अरे वाह, ये भाषा में क्या तो बोलते हैं, और उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्या किसी भाषा में बोलना ही सर्वांगीण विकास है? नो, नेवर। समझे? पहले हमें अपने आप का, अपने देश का, अपनी मातृभाषा का, अपनी राजभाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तब जाकर कहीं सर उठाकर हम जी सकेंगे और अपने आप के विचारों की प्रस्तुति कोई भी क्यों ना हो अच्छे से कर सकते हैं। जब हम अपने आप पर ही गर्व महसूस नहीं करेंगे, अपने आप का ही सम्मान नहीं करेंगे, भीरू बने रहेंगे, डरपोक बने रहेंगे, और कोई भी अच्छा आया, जितना थोड़ा बहुत आत्मविश्वास था वो भी चला गया, चूर चूर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को छोटा समझ लिया। अरे हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सर्वोपरि हैं, शक्तिशाली हैं, हमने धूप, गर्मी, बारिश सब कुछ सही है, फिर हमें किससे डर? हमें अपनी शक्ति है, कृत्रिम नहीं है। ठीक है, उसी तरह हम भी अपनी विलायती विद्या का लेप लगाकर दंभ करते हैं, किंतु यथार्थ आंतरिक जीवन के साथ उसका योग बहुत कम होता है। हम सस्ते चमकते हुए विलायती ज्ञान को लेकर शान दिखाते हैं, विलायती विचारों का असंगत रूप से प्रयोग करते हैं। हम स्वयं यह नहीं समझते कि अनजाने ही हम कैसे अपूर्व प्रसन्न का अभिनय कर रहे हैं। यदि कोई हमारे ऊपर हंसता है तो हम फौरन यूरोपीय इतिहास से बड़े बड़े उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्यों भाई? क्या आवश्यकता आन पड़ी आखिर? लेखक ने यह शिक्षा और जीवन के बीच परिहास का विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो विचारणीय तथ्य है। लेखक ने निचोड़ के रूप में जो विचार व्यक्त किया है वह है, जब हम शिक्षा के प्रति अशुद्ध व्यक्त करते हैं, अश्रद्धा, मतलब जब हम अपनी ही शिक्षा के प्रति अपमान का भाव रखेंगे, तब शिक्षा भी हमारे जीवन से विमुख हो जाएगी ना। हमारे चरित्र के ऊपर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत परिमाण में नहीं पड़ता। शिक्षा और जीवन का आपसी संघर्ष बढ़ जाता है, वे एक दूसरे का परिहास करने लगते हैं। मतलब जब हम कोई भी व्यक्ति जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमें बहुत अच्छे मूल्य देना चाहता है, और हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे, तो वो कब तक देगा मूल्य? वो भी एक दिन विमुख हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा का और जीवन को परिहास के रूप में बताया है। समझ आया? तो यही यहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें समझाना चाहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मातृभाषा के प्रति अवज्ञा की भावना लोगों के मन में किस तरह उत्पन्न होती है? मातृभाषा के लिए अवज्ञा की भावना, अश्रद्धा की भावना, अपमान की भावना किन लोगों के या लोगों के मन में किस तरह उत्पन्न हो जाती है, बताइए। देखिए, लेखक ने मनोवैज्ञानिक तथ्य को उजागर करते हुए उपर्युक्त प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो प्रश्न का अर्थ समझ में आया कि जो भी मातृभाषा या हमारी हिंदी भाषा की, हम राजभाषा की बात करें, उसका सम्मान ना करना या उसकी अवहेलना करना या उसकी अवज्ञा करना, ये कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या कारण है इसके पीछे? लेखक का कथन है कि हमारे बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता। भाषा तो है, लेकिन सिर्फ जैसे मैं यदि पढ़ाऊं बिना भाव के। लेखक का कथन है, हमारे बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता। जब हम बड़े होते हैं, परिस्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। अब भाव होते हैं, लेकिन उपयुक्त भाषा नहीं होती। भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा की वृद्धि न होने से, यूरोपीय विचारों से हमारा यथार्थ संसर्ग नहीं होता। इसलिए आजकल बहुत से शिक्षित लोग यूरोपीय विचारों के प्रति अनादर व्यक्त करते हैं। अब बताइए, कहते हैं ना कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, भाव के साथ पढ़ना भी आवश्यक है।
सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता, ध्यान से सुनकर उसको समझना भी आवश्यक है। सिर्फ किसी को ये कहना ही नहीं है कि अरे आप तो हमारे लिए बहुत खास हैं, उनको ये जताना भी आवश्यक होता है। क्योंकि किसी पौधे को या कोई बीज हम बोते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो उसकी देखरेख करते हैं, उसको सींचते हैं, तब जाकर कहीं वो बड़ा वृक्ष बनता है। ठीक ऐसे ही हर एक भाव है या भाषा है या शिक्षा है या रिश्ते हैं। अब देखिए, भावनाओं के साथ लेखक का कथन है कि हमारे बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता। भाषा तो है लेकिन भाव नहीं है, और जब हम बड़े होते हैं तो परिस्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाती है। अब भाव होते हैं लेकिन उपर्युक्त भाषा नहीं होती, उपयुक्त भाषा नहीं होती। कि अब जैसे जैसे पहले हमने क्या कर दिया, स्कूली एज में जब हम स्कूल में थे तो हमें क्या बताया, सिर्फ भाषा की शिक्षा, भाव की शिक्षा नहीं। और जब हम स्कूल पास आउट हुए या हमने अपनी पढ़ाई करी और जब हम बड़े हुए और समाज में हम आए, तो अब भाव तो है लेकिन भाषा नहीं है। ऐसा क्यों भाई? भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा की वृद्धि ना होने से यूरोपीय विचारों से हमारा यथार्थ संसर्ग नहीं होता, और इसीलिए आजकल बहुत से शिक्षित लोग यूरोपीय विचारों के प्रति अनादर उत्पन्न करने लगे हैं या व्यक्त करने लगे हैं। और दूसरी ओर जिन लोगों के विचारों से मातृभाषा का दृढ़ संबंध नहीं होता, वे अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं और उसके प्रति उनके मन में अवज्ञा की भावना उत्पन्न हो जाती है। हम चाहे जिस दिशा से देखें, हमारी भाषा, जीवन और विचारों का सामंजस्य दूर हो गया है। हमारा व्यक्तित्व विच्छिन्न होकर निष्फल हो रहा है। इसलिए मातृभाषा के प्रति अवज्ञा उत्पन्न हो रही है। हमारी भाषा, जीवन और विचारों का सामंजस्य दूर हो गया है। भाषा अलग है, जीवन अलग है, विचार और अलग है, इन सब में आपस में सामंजस्यता है ही नहीं। और जब सामंजस्यता नहीं रहेगी, तालमेल नहीं रहेगा, तो बस क्या हो जाएगा, हमारा जो व्यक्तित्व है वो छिन्न हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। जो मानवता है, जो मनुष्य है, जो शिक्षा, बुद्धि, बल, बुद्धि सबके कहते ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, व्यवहार, वचन, बोली, कर्म, ये सब कुछ मनुष्य के कर्म में शामिल है, धर्म में शामिल है। लेकिन जब यही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमसे तो हमारा व्यक्तित्व भी छिन जाएगा और ये सब निष्फल हो रहा है। इसलिए मातृभाषा के प्रति अवज्ञा उत्पन्न हो रही है, और मातृभाषा की अवज्ञा होने से हम दूसरी भाषाओं को सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वहीं हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी मातृभाषा की अवज्ञा करते जा रहे हैं, जिससे हम अपने ही भाषा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपने ही रिश्ते नातों को, अपने ही व्यक्तित्व को नीचे पहुंचाते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हम विधाता से यही वर मांगते हैं कि हमें क्षुधा के साथ अन्न, शीत के साथ वस्त्र, यस, शीत के साथ वस्त्र है, नोत गीत के साथ, ठीक है, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ शिक्षा प्राप्त करने में हो। अब क्या है भाई, क्षुधा के साथ अन्न, भूख के साथ अन्न, शीत, सर्दी है तो वस्त्र भी देना, भूख है तो अन्न भी देना, भाषा, भाव है तो भाषा भी देना। तो प्रस्तुत पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध से ली गई हैं। इसमें लेखक ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से भाव को प्रस्तुत किया है। लेखक का कहना है कि हेरफेर दूर होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े जमा नहीं कर पाते, तभी हमारे जीवन में इतना दैन्य है, वरना हमारे पास है सब कुछ। अब देखो क्या किया है उन्होंने कि हम सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े जमा नहीं कर पाते, अर्थात हमें जब जिसकी आवश्यकता होती है तब हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, या फिर ठीक है टाला मटोल कर देते हैं, बस यही है, जबकि हमारे पास है सब कुछ। इसलिए लेखक ईश्वर से उपयुक्त वर मांगता है और वह कहता है कि हमारी दशा तो वैसी ही है जैसे पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी।
पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भवर निवासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में रहते हुए भी यदि मछली प्यासी रहे, क्या कहेंगे इसको? साधन है लेकिन उपयोग करना नहीं आता, हंसी ही आएगी ना। सब कुछ है लेकिन बुद्धिमता के साथ उसका प्रयोग करना नहीं आता, हंसी आएगी। यही किया है कि सारे साधन होने के बाद भी हम उनको अच्छे से एकत्रित करके उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे पास पानी भी है, प्यास भी है, पानी के बीच छटपटाती तड़पती मछली की तरह हमारी स्थिति है। इस स्थिति पर हंसी भी आती है और आंखों से आंसू भी टपकते हैं, लेकिन हम प्यास नहीं बना सकते। बस यही है। अगला प्रश्न है, चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है। कैसे? चिंता शक्ति, चेतना शक्ति और कल्पना शक्ति क्यों आवश्यक है जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए? तो प्रस्तुत पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित शिक्षा में हेरफेर निबंध से उद्धृत हैं। इसमें लेखक ने सफल दार्शनिक के रूप में उपर्युक्त पंक्तियों का विवेचन किया है। लेखक कहते हैं कि चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि हमें वास्तव में मनुष्य होना है, पुनः मैं कहूंगी कि सिर्फ मनुष्य का रूप धारण कर लेने से या मनुष्य की काया धारण कर लेने से ही हम मनुष्य नहीं कहलाते हैं। जब हमारे मन में मानवीयता का मूल्य नहीं होगा तब हम समझिए कुछ नहीं होगा। लेखक का कथन है कि चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है, इसमें संदेह नहीं। यदि हमें वास्तव में मनुष्य होना है तो इन दोनों को जीवन में स्थान देना होगा। इसलिए यदि बाल्यकाल से ही चिंतन और कल्पना पर ध्यान ना दिया गया तो काम पड़ने पर भी उनका अभाव दुखदायी सिद्ध होगा। कि जब है साधन उसको जुटा कर रख लो अच्छे से, और उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बुद्धि ही नहीं गई, दिमाग ही नहीं गया, और क्या हुआ? जब काम आया अब क्या करें, दूसरों के आगे याचना करने लगे। यही कहना चाहा है कि चिंतन शक्ति बहुत आवश्यक है। हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं होती। हम ढेर का ढेर जमा कर लेते हैं, मोटे भरे भरे इतने भारी भारी बैग मंगवा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं? लेकिन कुछ निर्माण नहीं करते। लेखक का कथन सत्य है कि जब तक चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति साथ साथ संचालित नहीं होंगी तब तक मनुष्य असफल ही रहेगा। अर्थात चिंतन शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, और कल्पना शक्ति मतलब हमें थोड़ा सा सोच समझकर ही कदम आगे उठाना है, और कल्पना शक्ति को भी तीव्र रखना है। तब कहीं जाकर हम मनुष्यत्व के विकास के लिए उपयुक्त दोनों शक्तियों को साथ ग्रहण करेंगे, ताकि हम मनुष्य का जीवन सही से पूर्ण रूप से बिता सकें। मनुष्य का काम स्वार्थ पूरा करना नहीं है। मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये हम सब सुनते तो हैं, लेकिन मानना भी होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम क्या है? अब लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार उन्होंने वर्तमान मतलब जो चैप्टर उन्होंने लिखा है उसके अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है उसका स्वाभाविक परिणाम क्या है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में लेखक ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के स्वाभाविक परिणाम का बड़ा ही चिंतनीय पक्ष उपस्थित किया है। क्या है? यहां देखिए लिखा है, लेखक का कथन है कि जब हमारे बच्चे इस भाषा को पढ़ते हैं तो उनके मन में कोई स्मृति जागृति नहीं होती, उनके सामने कोई चित्र प्रस्तुति नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई वो सिर्फ विषय विषय पढ़ रहे हैं, वस्तु से उनका कोई परिचय नहीं है। विषय तो यहाँ है, वस्तु तो बाहर है। कोरिलेट करके इंटरलिंक करके पढ़ाएं उनको, ठीक।
अंधभाव से उनका मन अर्थ को टटोलता रहता है। नीचे के दर्जे जो मास्टर पढ़ाते हैं मैं अंग्रेजी भाषा, भाव, आचार, व्यवहार, साहित्य किसी से वे परिचित नहीं होते और उन्हीं के हाथों हमारा अंग्रेजी के साथ प्रथम परिचय होता है। बस वे ना तो स्वदेशी भाषा और ना ही अपनी हिंदी भाषा को सही से पढ़ पाते हैं। उन्हें बस यही सुविधा है कि बच्चों को पढ़ाने की तुलना में उनका मन बहलाना बहुत आसान है। लेखक ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के स्वाभाविक दोषों को बड़े ही सहज ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है कि जो भी दोष हैं, यदि उन दोषों से शिक्षा प्रणाली को मुक्त किया जाए तो हमारी शिक्षा प्रणाली, साधन हमारे पास बहुत है, लेकिन हम उन साधनों का सही प्रयोग करना सीख गए तो हम बिल्कुल अपनी शिक्षा प्रणाली में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग्रेजी हमारे लिए कामकाज की भाषा है, भाव की भाषा नहीं, कैसे? बताइए। क्यों कहा उन्होंने कि अंग्रेजी कामकाज की भाषा तो है लेकिन भाव की भाषा नहीं है? छोटा सा मैं आपसे एक अनुभव, क्या आप भी बिल्कुल अपने आप को शामिल कर पाएंगे उसमें। जैसे मान लीजिए कोई कितना भी अंग्रेजी में स्पीकर हो, बड़े से बड़ा, भारतीय की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से वो इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से स्पीच भी देते हैं और अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं, मतलब ऐसा लगता है वाह क्या बोलते हैं भाई, मजा आ गया ऐसी। लेकिन जब कभी भी आपने, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूं, कि जब भी वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो पता है एक ना एक वाक्य वो अपनी मातृभाषा का उस भाषा में ले ही आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भावों की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा के द्वारा ही प्रकट की जाती है। ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। कुछ भी कह देंगे और कहेंगे इसका मतलब है कि भाई हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आप सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि कितने भारतीयों की बात कर रही हूं मैं, जब अंग्रेजी में भाषण भी देंगे हिंदी में एक वाक्य तो आएगा ही आएगा। ये है हमारी भावना की शक्ति, ये है हमारी मातृभाषा की शक्ति। अंग्रेजी हमारे लिए कामकाज की भाषा है, भाव की नहीं। लेखक का कथन है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसे कामकाज की भाषा की संज्ञा बिल्कुल दी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा है लेखक ने कि हाँ, हम ये नहीं इसको नकार सकते हैं कि अंग्रेजी की जरूरत क्या है। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये कामकाज की भाषा है, इसलिए इसको कह सकते हैं। शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं है। वहां लिखते कुछ और है, प्रोनाउंस कुछ और होता है, अक्षर लिखे हैं फिर भी वो साइलेंट रहते हैं, लेकिन हिंदी में जो लिखा है उसको हमें बोलना है और जो लिखा है वही बोलना है। ठीक है, भाव, पक्ष और विषय प्रसंग भी विदेशी होते हैं। शुरू से आखिर तक सभी अपरिचित चीजें होती हैं, इसलिए धारणा उत्पन्न से पहले ही हम रटना आरंभ कर देते हैं। फल वही होता है जो बिना चबाया अन्न निगलने से होता है। क्यों कहते हैं कि भाई अच्छे से भोजन कीजिए, क्यों कहते हैं कि 32 बार भोजन को चबाइए, फिर देखिए कैसे वो अच्छे से हजम हो जाता है और बॉडी में बहुत अच्छे से आपको शक्ति भी प्रदान करेगा। यूं ही निगल लिया तो पेट तो भर गया लेकिन वो फलीभूत नहीं हुआ। तो बस ऐसा ही है इसके साथ भी। लेखक ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया है कि अंग्रेजी भाषा से हम बेरोजगारी की समस्या को थोड़ा सुलझा सकते हैं, मगर हमारी संस्कृति, सभ्यता, आचार, विचार आदि सभी नियमों का पालन आदि के साथ हम अपनी भावना को विकसित करने में अपनी मातृभाषा सहायक होती है। यही सत्य है और ये बिल्कुल आप भी अब अनुभव कीजिएगा। आप भी ध्यान से सुनिएगा, कितने से कितने बड़े स्पीकर अंग्रेजी में स्पीच क्यों ना दे रहे हो, एक ना एक वाक्य जब वो अपने दिल की बात कहेंगे ना तो मातृभाषा के शब्दों को, मातृभाषा के वाक्यों को अवश्य लेकर आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सपने हम हमें बहुत अच्छे से अंग्रेजी भाषा, ये भाषा, वो भाषा आती है, जब कभी हम सपने देखते हैं तो कौन सी भाषा में आते हैं? अपनी मातृभाषा में। यस, क्यों? क्योंकि वो भावनाओं की भाषा है, हमारे दिल की भाषा है, हमारी माता की भाषा है, हमारी जन्म की भाषा है। लेकिन फिर भी हम दिखावा करते हैं कि हाँ आई डोंट नो हिंदी, हाउ टू स्पीक, आई लव इंग्लिश। क्यों? अरे करना है ना भाई, अन्य भाषाओं से प्रेम करना है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमने अपनी मातृभाषा की अवहेलना करने लगे, उसकी अश्रद्धा करने लगे। जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरे तो करेंगे ही करेंगे। हम अपने आप का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरा हमारा अपमान शुरू कर देगा। हम अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे और उनको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। बस यही हाल है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मातृभाषा
जो भी हमारे रीति रिवाज हैं हमें अपने खुद से शुरुआत करनी होगी, स्वयं से शुरुआत करनी होगी, तो सब अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न, आज की शिक्षा मानसिक शक्ति का ह्रास कर रही है। इस शब्द को आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका मतलब होता है नाश या नष्ट। ठीक है, आज की शिक्षा मानसिक शक्ति का ह्रास कर रही है। कैसे? इससे छुटकारे के लिए आप किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगे? लेखक का कथन उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में यह कहता है कि हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता। जो नितांत आवश्यक है उसी को हम कंठस्थ कर लेते हैं, बस याद करना है, याद करो, एज इट इज याद करो, वर्ड टू वर्ड याद करो, और हमने उसको रट्टू तोता बना दिया, उसमें कुछ आनंद है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, जो नितांत आवश्यक है उसी को हम कंठस्थ कराते हैं। इससे काम तो किसी ना किसी तरह चल जाता है, लेकिन हमारा विकास नहीं हो पाता। हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से ही भरता है, लेकिन भोजन को ठीक रूप से पचाने के लिए हवा की भी तो जरूरत होती है। ये क्यों भूल जाते हैं? हाँ, लेकिन भोजन को समझ में आया। लेखक का कहना है कि आनंद के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति भी अलक्षित रूप से बढ़ती है। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति और चिंता शक्ति भी सबल होती है। लेखक का कथन है कि मानसिक शक्ति का ह्रास करने वाली इस निरापद शिक्षा से मुक्ति के लिए हमें मातृभाषा के माध्यम से मानसिक शक्ति का विकास करना होगा, तभी हमें इससे छुटकारा मिल सकेगा और हमने अपने आन बान शान और मान को हमेशा बनाए रखेंगे, तभी दूसरे भी हमारा सम्मान करेंगे। समझ में आया? आशा करती हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों में शिक्षा प्रदान की जाती है 100% फ्री। किंडरगार्टन से 12वीं तक की अंग्रेजी शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। साथ ही साथ हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्राप्त होते हैं 100% फ्री। और एक और बात बताऊं आपको, और भी जो भी अपडेट्स जानना है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप विजिट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए और वहां पर भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।